तो ये कौन सा है, सेट नंबर 75 या 74, कौन सा है, 74 या 75, कौन सा 75 है, चलिए ठीक। चलो भाई, तो पहला प्रश्न देखो, आज से उत्तराखंड जो है वो किस में आएगा, पार्ट 2 में, बताया सर ने आपको, ऐसे बताया उत्तराखंड अब जो है पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में कौन सा आएगा, जीएस वाला आ जाएगा, ठीक है। और एक ही दिन आपको दोनों फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक। चलिए जी, देखो पहला प्रश्न है आपके पास, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य के किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है, हाँ तो ये किया है आपके पौड़ी गढ़वाल ने प्राप्त किया है, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करें तो ये भारत सरकार की क्या है, एक योजना है जिसमें पहला बच्चा होने पर सरकार कितना देती है, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। ताकि जो बच्चे की माँ और जो बच्चा है दोनों क्या रहे, स्वस्थ रहे, है ना। उनको कुछ ऐसे पोषण से संबंधित कोई चीज खरीदनी है तो वो चीज खरीद पाए। वहीं अगर दूसरा बच्चा होने पर, ठीक है, देखो अगर दूसरा बच्चा क्या होता है, लड़की होती है, तो उस कंडीशन में कितना देगा, 6,000 रुपए, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और हाल में ही जब इसकी रिपोर्ट आई है तो हमारे उत्तराखंड में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, ये किया है आपके पौड़ी गढ़वाल ने किया है, ठीक है। तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है, मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलो जी, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडी सिटी किस जिले में बनाई जाएगी, कहां बनाई जाएगी, कहां कहां बनाई जाएगी, हरिद्वार में, ठीक है। कहां बनाई जाएगी, हरिद्वार में बनाई जाएगी पहली मेडी सिटी, ठीक है। चलो, कंफ्यूजन लग रहा है, हाँ हरिद्वार है या देहरादून है, देहरादून है, श्योर हो देहरादून, हाँ तो ऐसा तुक्का तो है ना, वो क्या बोल, नैनीताल बोल देगी, है ना। ठीक है, तो कौन सा है सही है, अब चलिए जी, तो कौन सा, हरिद्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमने कुछ टाइम पहले आप प्रैक्टिस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि राज्य का पहला कचरा कैफे याद है कुछ, हाँ कहाँ है, हल्द्वानी में है, रुद्रपुर में, ठीक है, कचरा कैफे। अब कचरा कैफे का मतलब क्या है, कि वहाँ कचरा मिलेगा आपको। हैं, क्या करेंगे, वो इससे क्या करेंगे, अच्छा कैफे क्या होता है, कैफे में गए हो आप लोग, क्या करते हैं कैफे में, पार्टी करते हैं ना, यानी कुछ ना कुछ खाने पीने जाते हैं। अब देखो कचरा कैफे का मतलब है कि रुद्रपुर जो आपका नगर निगम है उन्होंने ये सोचा है कि कुछ यूनिक आइडिया है ना, किस तरीके से हम शहर को साफ रख सकते हैं। बाकी ज्ञान तो 50 दे दो लोगों को, है ना, लोग ज्ञान सुनेंगे और फिर थोड़ी देर में कचरा खुद ही कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या स्कीम हो सकती है जिसमें नागरिक का भी फायदा हो और शहर में गंदगी भी ना हो, तो इन्होंने क्या कर दिया, कैफे बना दिया, है ना। अब कैफे में क्या होगा कि आपने मान लो शहर में कुछ गंदगी पड़ी है, अगर वो गंदगी लेकर यानी पॉलिथीन वगैरह अगर आप उस कैफे में ले जाते हैं तो बदले में वहां से आपको खाने पीने की चीज मिलेगी। तो अब तो कौन ही ले जाएगा ना, है ना, हर कोई ले जाएगा भाई। अगर आपको उसके बदले में चाय मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, या कुछ है ना, कुछ और चीजें मिल रही है, तो ऐसे में क्या है, हर कोई क्या करना चाहेगा, साफ करना चाहेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, तो उधम सिंह नगर में। इसके अलावा राज्य में पॉलिथीन बैंक भी बनाए गए थे। पॉलिथीन बैंक कहाँ पे बनाया गया था, पॉलिथीन बैंक, ये भी दिया था मैंने एक दिन, है राज्य का पहला पॉलिथीन बैंक ये देहरादून में खोलेगी, है ना, प्रेमनगर में और गढ़ी कैंट में। यहाँ पे क्या करेंगे आप, पॉलिथीन को कहाँ करेंगे, उस बैंक में जमा कर देंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लगे थोड़ा पैसा कमाना है, रुपए नहीं है, है ना, तो आप गढ़ी कैंट और प्रेमनगर में कुछ पॉलिथीन इकट्ठा करके ले जा सकते हैं, बदले में वो आपको क्या देंगे, पैसे दे देंगे, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि देखो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर हम किसी भी नए स्टेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं,
कोई भी एक नया स्टेट अगर बनता है तो सबसे पहले उस स्टेट को चलाने के लिए या उस स्टेट में नियम कानून को बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए, और वो संस्था कौन सी होगी, विधानमंडल। ठीक है, तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, विधानमंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधानमंडल होना चाहिए। जैसे देश में क्या होता है, देश में क्या होता है, कानून बनाने का काम किसका है, देश में है, किसका है, संसद का है, पार्लियामेंट का है। ऐसे ही स्टेट में कानून बनाने का काम किसका है, किसका है, अरे विधानमंडल का है। और यही विधानमंडल आपका जो है दो भागों में क्या होता है, बटा होता है। एक आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, विधान सभा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विधान सभा। अनुच्छेद 169 में, ठीक है, विधान परिषद की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 170 में किसकी व्यवस्था की गई है, विधानसभा की व्यवस्था की गई। ठीक है, विधान परिषद में आपको पता ही है कि जो हमने चुने हैं वही लोग भेजते हैं, और विधानसभा में डायरेक्ट कौन से सदस्य जाते हैं, जिनको आप डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। ठीक है, चलिए विधान परिषद के बारे में ध्यान ये रखना, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ पे विधान परिषद बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहते हैं। और अभी वर्तमान में भारत में ऐसे कितने स्टेट है, 6 स्टेट है जहां पे आपके पास क्या है, विधान परिषद भी। ठीक है, बाकी स्टेट में नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, फिर बाद में संसद क्या करती है, अगर मान लो उत्तराखंड चाहती है कि मेरे यहाँ पे विधान परिषद हो और मैं विधान परिषद बनाना चाहता हूँ, तो बताओ ये विधान परिषद कौन बनाएगा, उत्तराखंड में कौन बनाएगा, ये पावर किसके पास है, अरे क्या हो गया इसको, है हाँ, संसद का काम है। ठीक है, तो विधान किसी भी स्टेट में विधान परिषद बनाने का काम किसका है, संसद का है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद, 170 के तहत क्या हो जाएगा आपका विधानसभा हो जाएगा। और वहीं अनुच्छेद 178 की बात करें तो 178 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इसको क्या हो गया, इससे भूख लगी, शायद ऐसे लग रहा भूख लग रही है। तो देखो अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 किस चीज की व्यवस्था करता है कि विधानसभा को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करता है। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 178 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 176 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 176 आर्टिकल 176 किसकी बात करता है, स्पेशल एड्रेस ऑफ राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, तो यानी कि राज्यपाल का विशेष, क्या बोलेंगे इसको, विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये अनुच्छेद 176 में हो जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है, कब होता है राज्यपाल का स्पेशल जो एड्रेस होता है विधानसभा को लेकर के, हाँ, जब पहली बार नई विधानसभा चुन के आती है, पहली बात तो ये, और किसी साल का जो पहली बैठक होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है। चलिए जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कौन कौन रहे हैं, तो क्या श्रीमती विजया बर्थवाल रही है, तो ये राज्य की पहली क्या थी, विधानसभा उपाध्यक्ष थी। अनुसुया प्रसाद मैखुरी ये दूसरे विधानसभा थे, और ये तीसरे आपके रघुनाथ सिंह चौहान, तो अभी तक 3 ही हुए हैं। ठीक, तो यानी कि 1 2 3, 1 2 3 यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हमारे राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत हो जाएगा। और अगर यहां पे आ जाए कि पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, तब हो जाएगा आपका यशपाल आर्य। दूसरे नंबर के कौन थे, उसके बाद पहले नंबर पे हो जाएंगे आपके प्रकाश पंत, दूसरे हो जाएंगे आपके कौन से, यशपाल आर्य, तीसरे हरवंश कपूर, चौथे गोविंद सिंह कुंजवाल, पांचवें प्रेमचंद अग्रवाल, और छठवें
रितु खंडूड़ी, जो अभी वर्तमान में भी है। ठीक है, राज्य के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन रहा है? नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष जानते हैं आप? हाँ, अपोजिट साइड का क्या लीडर होता है ना? अपोजिट पार्टी का, यानी कि जो सरकार के साथ नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी का, है ना, जो आपका मुख्य नेता होता है उसको क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। राज्य का पहला नेता प्रतिपक्ष कौन था? कौन थे? नहीं पता है, तो ये कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। बाकी सभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले थे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं राज्य की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष तो कौन थी? प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी कौन? इंदिरा हृदयेश। कौन थी? डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हो जाएगी, इंदिरा हृदयेश हो जाएगी। ठीक है, चलो जी। अगर पहले नंबर पे आता है तो पहले में कौन होंगे? भगत सिंह कोश्यारी होंगे। अगर महिला में प्रथम आती है तो फिर कौन हो जाएगा? आपका इंदिरा हृदयेश हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बाकी देखो विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में पहले एक पद उत्तराखंड में किसके लिए रिजर्व रहता था? एंग्लो इंडियन के लिए। अब उस पद को समाप्त किया गया ना? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड एक्ट के तहत उसे समाप्त किया गया? 101वां 103? अच्छा, कौन सा किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन एक रिजर्व पद हुआ करता था उसको भारत सरकार के द्वारा समाप्त किया गया, संसद के द्वारा समाप्त किया गया? कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 104। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत इस पद को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। अब उत्तराखंड की विधानसभा में केवल और केवल कितने सदस्य होते हैं? 70, और सभी सदस्य आपके कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? कौन बनाएगा? है कौन बनाएगा? ऑब्वियसली बात है, राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। ठीक है, और कौन बनाएगा? देखो, अगर हम पंचायतों की व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले ध्यान आपको यह रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के किस अनुच्छेद में पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान था? किसमें था? हाँ नहीं, किसमें है? कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के पहले है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी शुरू में, जब तक पंचायतें लागू नहीं की गई थी? किसमें था? अच्छा, भूल गया। देखो, संविधान का एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में किसकी व्यवस्था दे रखी थी? पंचायत का प्रावधान था। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत क्योंकि सरकार के लिए क्या नहीं है? कंपलसरी नहीं है, तो सरकार की जब इच्छा है, संसद की जब इच्छा होगी वो तब लागू करेगी। ठीक है, तो संविधान में व्यवस्था दे रखी थी कि जब भी सरकार को लगे कि अब हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए तो सरकार को क्या करना चाहिए? पंचायत बनानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि देखो, हमारे देश में सबसे पहले पंचायतों का गठन कब होता है और कहां पे होता है? सबसे पहले पंचायतें लागू कहां पे होती है? सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में, और कहां पे होता है? राजस्थान के कहां पर? नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में पंचायत का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में लागू हो गया, ये स्टेट पे मैटर था। वो अपने यहाँ पे पंचायत बनाए ना बनाए उनकी मर्जी है। क्यों मर्जी? क्यों है अभी तक मर्जी? क्यों है अब? क्यों नहीं है मर्जी? हाँ, अभी ये डीपीएसपी में है ना, तो मर्जी है, सरकार कर सकती है, नहीं कर सकती। किसी स्टेट को करना है कर सकता है, नहीं करना मत नहीं कर सकता है, वो तो इच्छा पे बात होगी, है ना। तो इसलिए शुरुआत में कुछ स्टेटों ने अपने यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू जरूर किया था, लेकिन पूरे देश में क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। इसीलिए कब कौन सा संविधान संशोधन आता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया है? 19
92 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पहली बार पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब संवैधानिक दर्जा देने का यह मतलब है कि भाई अब हर किसी को अपने यहां पे क्या करना पड़ेगा? पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। और अगर कोई राज्य अपने यहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। और जब कोई स्टेट अपने यहाँ पे संविधान का उल्लंघन करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और कौन स्टेट ऐसा चाहेगा कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे? कोई चाहता है? अपनी सरकार कौन गिराना चाहता? कोई नहीं चाहता, है ना? तो देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर आपको पता है कि जब एक्ट आता है तो उसके बाद उसके नियम कानून बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए इसको लागू जब किया गया, लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में इसको क्या किया गया? पंचायतों को लागू किया गया। इसीलिए ध्यान रखना 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब जैसे हमने पंचायतों को लागू किया, नियम कानून बनाए, तो हमें संविधान में एक नया टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने संविधान में एक नया टॉपिक बनाया। टॉपिक कौन सा बनाया हमने? कौन सा टॉपिक बनाएगा? अरे संविधान में नई चीज ऐड कर रहे हैं ना, तो नया चैप्टर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एक नया टॉपिक बना दिया, भाग 9। क्या बनाया? भाग 9। और क्योंकि हर भाग के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, तो हमने एक नया आर्टिकल बना दिया 243। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है तो इसलिए हमने 243 ए से लेकर के कहां तक? ओ तक किसकी व्यवस्था की गई? किसकी व्यवस्था की गई? पंचायत में जो भी अलग अलग नियम कानून है, कैसे बनेगी, क्या संरचना होना चाहिए, इसका चुनाव कौन करेगा, लेखा किस तरीके से होगा, कार्यम शक्तियां कैसी होंगी, वो सभी ए से ओ में दिया गया है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ए में क्या कहा गया है? ए में जो 243 ए है, 243 ए में क्या कहा गया है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा। बी में संगठन हो जाएगा। सी में 243 सी में क्या हो जाएगा? संरचना। 243 डी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, ई में है कार्यकाल, अवधि। ठीक है, कार्यकाल हो जाएगा। एफ अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अयोग्यता। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। जी में क्या है कार्य एवं शक्तियां। जी में है कार्य एवं शक्तियां हो जाएगा। जी के बाद क्या आता है? जी एच। ठीक है, ए बी सी डी भूल गए ना। ठीक है, एच में क्या है टैक्स, कर से संबंधित व्यवस्था है कि पंचायतों को कौन कौन से कर लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एच के बाद आई में क्या है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, आई जे में क्या है क्या? लेखा जोखा, है ना। ठीक है, जे के बाद के में क्या है? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन आपको क्या रखने? याद रखने। ठीक है, चलो जी। तो देखो पंचायत का एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि पंचायत से एक ना एक प्रश्न तो बन ही जाता है आपका, है ना। चाहे आपका यूकेपीएससी का हो, चाहे आपका ग्रुप सी का हो। और यूकेपीएससी वाला तो बनाता है, एक उसका फिक्स है जनगणना वाला टॉपिक, एक फिक्स है आपका किससे? पंचायत से तो कम से कम वो 2-3 प्रश्न तो डालता ही डालता है, इतना मान के चलो। और एक फेवरेट प्रश्न होता है किसका? यूकेपीएससी का। कौन सा वाला होता है? जो आपका हिमालय वो बढ़ता है ना, क्या बोलते हैं? एमसीटी, एमबीटी, हर दूसरे पेपर में उसको डाल ही देता है वो। तो ये फेवरेट प्रश्न है उसके, ये डालेगा ही डालेगा। एक जनसंख्या से, ठीक है, 2 प्रश्न आपका पंचायत से, ठीक है, और एक प्रश्न आपका एमसीटी एमबीटी, है ना, जो ये आता है ना। हाँ, ये वाला डालता ही डालता है, उसका फिक्स पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र परिधानों में पाखुला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पाखुला सुना होगा आपने, है ना, एक मोटे कंबल की भांति होता है और ऊन का बना होता है, काफी गर्म कंबल होता है, कंबल नहीं मतलब परिधान होता है, जिसको अक्सर कौन पड़ती है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जो महिलाएं होती है
उनके द्वारा क्या किया जाता है, शीतकाल में पहना जाता है। ठीक, चलिए तो पहला कथन देखो यहाँ पे, यह उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है, यह कंबल की तरह होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, खास तौर पे सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती है। पाखुला उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। सही बात है। आपने जनरली देखा होगा जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो कई बार जो हमारे डांस ग्रुप में जब महिलाएं डांस ग्रुप होते हैं ना, तो कई बार इस पाखले का भी प्रयोग करते हैं ना, पाखला भी पहना रहता है, उसमें नृत्य करती है, यानी कि हमारी संस्कृति और परंपरा का भी क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। तो कथन आपका 1 और 2 क्या है आपके, सही है, यानी कि डी वाला आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ऐसे ही एक स्पेशली परिधान होता है जिसको बोलते हैं दोखा। दोखा सुना होगा आपने, है? दोखा या केवल धोखा सुना है? धोखा सुना है या धोखा ही सुना केवल? धोखा क्या होता है, धोखा? क्या होता है? बड़ा कोट पैंट जैसा? अच्छा अच्छा, ठीक। देखो, एक बड़ा सा परिधान होता है जनरली जो आपका उच्च हिमालय क्षेत्र, यानी कि जो आपका मध्य हिमालय और जो आपका महान हिमालय है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, एक मोटा ऊन का कपड़ा होता है, और इसमें बाहें नहीं होती। जनरल बाहें जानते हैं, मतलब ये नहीं होता है, केवल यहाँ तक होता है, यहाँ तक, और पूरा आपका कहाँ तक हो जाएगा, घुटनों तक हो जाएगा, एक बड़ा सा। और जनरली इसको कौन पहनता है, पुरुष। कौन पहनता है, पुरुष पुरुष लोग पहनते हैं। ठीक है, दोखा याद रखना। इसके अलावा देखो, परिधानों में अगर बात करें तो आप मुझे बताओ भाई, पुरुषों के परिधान बताना हमारे उत्तराखंड में। पुरुषों के कौन कौन से परिधान है, पुरुष क्या क्या पहनते हैं? टी शर्ट मत बोलना, ठीक है, हाँ, टी शर्ट पहनता है ना, कैफरी पहनता है, हाँ, ठीक है, ऐसे मत बोल देना, ठीक। हाँ, क्या क्या पहनते हैं, मतलब जो पहले के लोग भी पहनते थे। देखो, जैसे सिंपल सी आपका धोती है ना, आजकल कोई नहीं पहनता धोती, लेकिन पहले के जमाने में तो पहनते थे। ठीक है, इसके अलावा कुर्ता। कुर्ता तो खैर अब बीच में बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अब एक नया प्रचलन आ गया ना, शादी विवाह, और अच्छा भी है। ठीक है, पुरानी चीजों को नई उसमें थोड़ा सा क्या करके मिला करके, और एक बढ़िया सी चीज कुर्ता। तो कुर्ता पहले पहनना आम हुआ करता था, और कुर्ते के साथ क्या पहना जाता है, पैजामा पहना जाता है। धोती पहनी जाती, क्या बोले, धोती, हाँ, कुर्ते के साथ पैजामा। ठीक है, हाँ हाँ, ये पंडित जी पहनता ना धोती के साथ, क्या नहीं, कुर्ते के साथ धोती। ठीक, चलो जी। आजकल धोती केवल और केवल कौन पहनता है, पंडित, वो भी जब क्या करनी हो, पंडिताई करनी हो, यानी कि क्या करना, पूजा पाठ करना हो, तो धोती हो गया, कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया, और इसके अलावा टोपी, है ना, जो आपकी क्या आती है, पहाड़ी टोपी आती है। ठीक है, टोपी हो गया, और है मास्क, क्या बोले, मास्क भी पहनते हैं, हैं? चलिए, ये कोरोना का वो है, क्या बोलते हैं, मास्क परिधान। ठीक है, टोपी, टोपी के अलावा गलबंद, गुलबंद मत समझना, वो है आभूषण मत समझना। गलबंद मतलब जैसे सर्दियों में पूरा गला ढकने के लिए ना, मफलर टाइप का, उसको क्या बोलेंगे हम, गलबंद बोलेंगे। और इसके अलावा और क्या होता है, मिर्जय, मिर्जय सुना होगा, मिर्जय या मिर्जई, मिर्जय। ठीक है, इसके अलावा फतोई, फतोई नहीं सुनी आपने, है नहीं सुनिए, फतोई। ठीक है, तो एक फतोई हो गया। ये पुरुषों के प्रमुख क्या हो जाएंगे, परिधान हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं के परिधानों की बात करें तो महिलाओं के कौन कौन से परिधान है, तो बताओ, महिलाओं के परिधान, धोती, हाँ ठीक है, धोती भी है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और पाखुला तो हो ही गया ना, वो तो बोल ही दिया, ठीक है, पाखुला हो ही गया। और है, इसके अलावा और क्या पहनती महिलाएं, प्लाजो मत बोलना, ठीक है, क्या, छोली, अच्छा चोली, हाँ चोली, ठीक है, चोली। चलो, कुर्ती तो खैर आजकल का जमाना हो गया है ना, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ, अब तो लहंगा भी बोलोगे आप लोग पहनते तो लहंगा भी है, लेकिन लहंगा को हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे ना। ठीक है, लहंगा के जैसे ही पहले क्या हुआ करता था, घाघरा, घाघरा सुने, सुना होगा ना, ठीक है, घाघरा हो गया। और इसके अलावा ये कैसे बोल सकते, पिछौड़ या पिछौड़ा। ठीक है, इसके अलावा आंगड़ी हो गया। ठीक, तो ये महिलाओं की क्या हो जाएंगे, परिधान हो जाएंगे। वहीं बच्चों के परिधानों में जैसे झगुली, झगुली सुने, सुना होगा ना, झगुली या झगुला। और
फ्रॉक वही हो गया, फ्रॉक ही झोगली हो गया ना, ठीक है। और संतरात बोलते हैं, स्लैक्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारे क्या है, उत्तराखंड के कुछ पारंपरिक क्या है, परिधान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत? तो ठुलखेल गीत गाया जाता है भाद्र मास में, जब क्या आती है, जन्माष्टमी आती है, ठीक है। जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या होता है, जन्म होता है, उसी दिन कुमाऊं क्षेत्र में क्या गाए जाते हैं, ठुलखेल गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ठुलखेल गीत गाए जाते हैं। इन ठुलखेल गीतों का जो मुख्य गायक होता है उसको बोलते हैं बखणनिया। क्या कहा जाता है? जो मुख्य गायक होता है, मुख्य गायक, जो मुख्य गायक होता है उसको क्या कहा जाता है? बखणनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बखणनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? बखणनिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ठुलखेल गीत होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? रामायण, ठीक है। तो रामायण की कथा पे आधारित होते हैं, रामायण की कथा पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं। रामायण की कथा पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं, ठीक है। चले जी, इसके अलावा देखो हमारे राज्य में गीत कई सारे गाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एक दो गीतों की बात करूं तो एक गीत होता है आपका झोड़ा गीत। कौन सा होता है? झोड़ा, झोड़ा गीत। कुमाऊं की बात चल रही है तो कुमाऊं के कुछ गीत कवर कर लेते हैं ना। झोड़ा गीत कब गाए जाते हैं और कहां गाए जाते हैं? झोड़ा गीत है नहीं, चांचरी थोड़ा अलग है। झोड़ा जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने गाए जाने वाले गीत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और गीत कौन कौन से होते हैं? बैर गीत। कौन सा गीत होता है? बैर गीत। कैसा गीत होता है बैर गीत? तर्क प्रधान गीत होता है ना। कंपटीशन होता है, यानी कि एक गुट इधर एक गुट इधर, और दोनों के बीचों में क्या होगी? तुकबंदी होगी गीतों के माध्यम से, ठीक है। फिर लास्ट में एक पार्टी जी जाएगा, एक व्यक्ति जी जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं? बैरिया कहा जाता है, ठीक है। तो बैर गीत हो जाएगा। तो बैर गीत कैसा है? तर्क प्रधान गीत है। कैसा है? तर्क प्रधान गीत हो जाएगा। बैर के बाद अगला गीत है कौन सा? छपेली। छपेली कहाँ गाए जाते हैं? तो छपेली भी आपके कुमाऊं में गाए जाते हैं। कुमाऊं में गाए जाने वाले और गीतों में कौन सा? हुड़किया बोल, हुड़किया बोल गीत। और हुड़किया बोल जो गीत है कहाँ गाए जाते हैं? कुमाऊं में। और कुमाऊं में स्पेशली कहाँ गाए जाते हैं? कुमाऊं में स्पेशली कहाँ गाए जाते हैं गीत? बताओ है। कुमाऊं में स्पेशली कहाँ गाए जाते हैं? जो आपका भूटांतिक क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का जो भूटांतिक क्षेत्र है, भूटांतिक क्षेत्रों में गाया जाने वाला ये प्रमुख क्या होते हैं? गीत होते हैं, जिनको जनरली जो है कृषि कार्य करते समय गाए जाते हैं, रोपाई करते समय गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हुड़किया बोल गीत हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा आप मुझे बताओ कि कुमाऊं क्षेत्र में जो मांगल गीत होते हैं उन मांगल गीतों को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? सुकुनाखर, सुकुनाखर, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूतरणों कहते हैं, ठीक है। न्यूतरणों कहा जाता है। और वही भूटांतिक क्षेत्र में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भूटांतिक क्षेत्र में? हाँ, पिथौरागढ़ की सोगुना कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल में जो संस्कार गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? मांगल कहते हैं। और वहीं कुमाऊं क्षेत्र में संस्कार गीतों को क्या बोलते हैं? सकुनाखर या न्यूतरणों कहा जाता है। भूटांतिक क्षेत्र में क्या बोलते हैं? सोगुना कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है आपको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? वंशी नारायण, तो वंशी नारायण मंदिर है आपका कहां पर है? चमोली में। बाकी अगर मंदिरों की हम बात करें तो देखो, मंदिर नारायण के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिरों में बात करें तो बताओ, जैसे एक तो 5 बद्री है, ठीक है। 5 बद्री कौन कौन से? एक बद्रीनाथ, दूसरा है योग बद्री, योग ध्यान बद्री, ठीक है। और आदि बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नारायण मंदिरों में और कौन सा मंदिर हो जाएगा? और कौन सा मंदिर है जो सुबह लिखा है आज? हम बताओ। भूल गए? सुबह लिखा है ना नारायण मंदिर, बताओ कौन कौन से? हाँ, ये है आप लोग की याददाश्त है ना। चलो जी, कौन कौन से हैं? रघुनाथ मंदिर, कहा है रघुनाथ मंदिर? है ना, राम जी ना, राम नारायण ही तो है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? ठीक है, आपका कहाँ पे हो जाएगा?
देवप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। हाँ, श्रीनगर में कौन सा है बताओ ना, कमलेश्वर नहीं, कौन सा हो जाएगा, वो तो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से कौन सी विवाह पद्धति थारू जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित बताओ कौन कौन सी विवाह है? अदला बदला, क्या? अच्छा, बदला विवाह, ठीक है। हाँ, बदला विवाह है, वैसे वो अदला बदला ही होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, बदला विवाह हो गया। दूसरा, क्या तीन टिकटी प्रथा है थारों में? बिल्कुल है, ठीक है, चलो जी, ये भी ठीक है। दमोला विवाह, क्या ये है थारों में? नहीं है, ये तो नहीं है। बाजदिया विवाह, नहीं, ये तो जौनसाट क्षेत्र में है। ठीक है, तो यानी कि बदला विवाह और तीन टिकटी प्रथा जो है किसमें प्रचलित है? ये है थारों में प्रचलित है। बदला विवाह क्या क्या है? बदला विवाह मतलब बदला लेना वहां। हाँ, हाँ, तू मेरी बहन को ले गया, मैं तेरी बहन को ले जाऊंगा, है यही है ना? हाँ, यही है। ठीक है, तो यही है एक्सचेंज भाई, यही है बदला विवाह, सच में यही है वहां पे, है ना? तो देखो जहां पे, ठीक है, मेरी और उसकी, जहां पे ये सीधे सीधे अपनी अपनी बहनों की बात हो जाएगी ना, अदला बदला। ठीक है, तो वो अदला बदला विवाह हो गया। और वही तीन टिकटी प्रथा क्या हुई? अब यहाँ पे अपनी बहनें नहीं, रिश्तेदार में होंगे ना कोई और, ठीक है, चाहे बहन हो भाई हो जो भी हो, है ना? तो वहीं से तीसरे का भी टिकट जब कट जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो देखो बदला में है, सीधे मान लो ये ए और ये बी है। ठीक है, बी क्या है? क्या है बी? लड़की। और ए क्या है? लड़का है। ठीक है, इसका मान लो कोई क्या है? बहन है, या भाई भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना बहन ही हो, है ना? ठीक है, भाई भी हो सकता है यहाँ। और मान लो इसकी क्या है? बहन है। ठीक है, तो ये इधर और ये इधर, बस बात खत्म। लेकिन तीन टिकटी में क्या है? तीन टिकटी में इनका भाई बहन नहीं, इनके रिश्तेदारों की कोई भाई बहन हो, ठीक है, कजन टाइप के। ठीक है, अगर उनका रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तीन टिकटी प्रथा कहा जाता है। ठीक, वहीं देखो दमोला विवाह की बात करें तो दमोला विवाह किसमें होता है? भोटिया जनजाति में होता है। और बाजदिया विवाह किसमें हो जाएगा? जौनसारी में हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे देखो शादी विवाह की चल रही है, तो थारों में थोड़ा शादी विवाह की कुछ बहुत सारी परंपराएं होती है। तो सबसे पहले देखो एक चीज आपको याद रखना है कि जब थारों में क्या होता है, रिश्ता पक्का होता है ना, तो रिश्ता पक्का होने से पहले देखो कोई ना कोई तो आदमी होगा ना, जो बीच का आदमी होगा। बीच का आदमी का मतलब, अरे जो मतलब, हाँ जो कनेक्शन करवाए, है ना? बीच का आदमी मतलब जो कुंडली कुंडली है ना, जो कुंडली ले जाए, हाँ भाई इसकी बेटी है, मैं उसको जानता, मैं उसको जानता हूँ। तो जो बीच का आदमी होता है, यानी कि जो रिश्ता करवाता है, उसको बोला जाता है मंजपतिया। क्या कहा जाता है? मंजपतिया। तो देखो, मध्यस्थता कराने वाला, मध्यस्थता कराने वाला, कराने वाला, उसको कहा जाता है मंजपतिया। क्या कहा जाता है? मंजपतिया। तो आजकल मंजपतियों की भारी कमी है ना, कोई नहीं करवाना चाहता भाई, भरोसा नहीं, मतलब बाद में ना लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं है दिक्कत, तो आजकल कोई नहीं करवाना चाह, सब समझदार होगी, कल के दिन कोई दिक्कत होगी तो फिर किसे बोलेंगे? हाँ, मंजपतिया को बोलेंगे ना। ठीक है, मध्यस्थता कराने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है मंजपतिया कहा जाता है। इसके अलावा जब बात पक्की होगी, बात पक्की होने के बाद कौन सी रस्म होती है? सगाई रस्म होती है ना? थारों में सगाई रस्म को क्या कहा जाता है? हाँ, सगाई रस्म को कहा जाता है अपना पराया कहा जाता है। ठीक है, यानी अपना अब क्या हो गया? पराया हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां बात पक्की होगी वहां अपना क्या हो गया? पराया हो गया। अब चाहे वो लड़की के हिसाब से देखो, चाहे लड़कों के हिसाब से देखो, है ना? लड़के के माँ बाप भी तो ये बोलते जब से शादी हुई है तब से बदल ही गया है ना? और लड़की का तो खैर हो ही रही ना पराये, लड़की तो दूसरे घर जा रही है। तो ये ऐसा मत समझो किसी एक के लिए, दोनों के लिए, है ना? अब अपना क्या हो चुका है? पराया हो चुका है। ठीक है, तो सगाई रस्म क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पर अपना पराया कहलाता है। वही जब विवाह तय हो जाता है, ठीक है, विवाह तय हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, विवाह तय जब हो जाता है तो उसको कहा जाता है पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, अब देखो विवाह तय तो हो गया, सगाई भी होगी, सगाई होने के बाद शादी की तिथि भी तो निकालेंगे, है ना? और जिस दिन शादी की तिथि निकाली जाती है, जो प्रक्रिया होती है शादी की तिथि निकालने की, ठीक है, तो यानी कि विवाह तिथि,
निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोल दिया जाता है क्या, बात कट्टी। क्या कहा जाता है, बात कट्टी कहा जाता है। ठीक है, विवाह जब ये हो गया, हाँ भाई अब होनी है हम दोनों की शादी, तो क्या होगा, पक्की पौड़ी होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगी, सगाई होगी। सगाई के बाद जब शादी वाला समय आएगा तो पंडित से दिनांक निकालेंगे ना भाई शादी कब होगी, तो जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है बात कट्टी कहा जाता है। इसके बाद जनरली जो विवाह होते हैं वो कब होते हैं, माघ के महीने। विवाह जो होता है वो माघ या फुलोरा दूज में होता है। ठीक है, माघ या इसी को क्या बोलते हैं, फुलोरा दूज कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो कुछ महीने तक अपने मायके में रहती है ना, और फिर जब बैसाख वगैरह आता है तो उसके बाद परमानेंटली अपने ससुराल चली जाती है। ठीक है, तो जब वो अपने परमानेंटली अपने ससुराल चली जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, हाँ उसी को कहा जाता है चाला। क्या कहा जाता है, उसी को चाला। ठीक है, चलो जी। तो जब महिला जो या दुल्हन है जब वो परमानेंटली कहाँ चली जाती है, ससुराल चली जाती है, तो उसी को कहा जाता है चाला। क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है। अब क्योंकि देखो थारू जो जनजाति है यहाँ पे मात्र सतात्मक टाइप का ज्यादा है, यानी महिलाओं को क्या दी जाती है, ज्यादा इज्जत दी जाती है। जैसे और समाज में पुरुष, तो यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा दी जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे महिलाओं के पास तलाक देने का भी अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पे तलाक देने के इसी अधिकार को क्या कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे तलाक देने का, महिलाओं को तलाक देने का जो अधिकार है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उरारी। क्या कहा जाता है, उसे उरारी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये किसमें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें किसमें थी, थारों में। तो एक चीज देख सकते हैं, अगर महिलाओं को तलाक देने का अधिकार मिल रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप, क्या समझ सकते हैं, यानी कि महिलाओं को क्या है, उच्च अधिकार है। अब अगर महिला तलाक देने का अधिकार है तो क्या उसको दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होगा, होगा। मान लो किसी महिला का पति अगर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, मर जाती है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा विवाह करने का भी क्या है, महिला को अधिकार है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि जो आपकी विधवा महिला होती है, विधवा महिला को विवाह करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है विधवा विवाह, ध्यान रखना दो प्रकार की क्या है यहाँ पे विधवा विवाह क्या है, प्रचलित है। ठीक है, एक है आपका उठान और दूसरा आपका चुटकटा। ठीक है, कौन सा है, एक हो जाएगा आपका उठान और दूसरा हो जाएगा आपका चुटकटा। ठीक है, उठान मतलब सिंपल। ठीक है, मान लो ए नाम की कोई महिला है, ठीक है, और इसका पति था कौन, बी। ठीक है, पति मर गया, ए क्या होगी, विधवा होगी, है ना। अब इसके पास क्या है, दूसरा विवाह करने का ऑप्शन है, करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां गया रे, इतनी जल्दी कर लिया, भागी सीधे, है ना। चलो देखो, बी था, ये ए है, ए महिला है, इसका पति है, इसकी कहानी खत्म। अब कोई सी व्यक्ति है ना। अब मान लो ए को सी से क्या करनी है, शादी करनी है, तो सिंपली क्या होगी, ए इसके घर चली जाएगी ना। ठीक है, साधारण विवाह है कि लड़की क्या जाएगी, लड़की के घर चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगी बस। यही जो सामान्य विवाह होता है, इसी विवाह को क्या बोलते हैं, इसको उठान कहा जाता है। और दूसरा कौन सा था, चुटकटा। ठीक है, ये विधवा विवाह है। ठीक है, ठीक, तो जब महिला इसके घर चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे तो होता है। लेकिन अगर मान लो इस लड़की ने सी से शादी करी और बोले बेटा शादी तब करूंगी तेरे से जब तू मेरे घर रहेगा, इधर ही रहेगा, कहां, जहां पहले इसका घर है ये वाला। ठीक है, अगर ये पुरुष यहीं आता है रहने के लिए, इधर इसी पहले वाले पति के घर में, तो इसी प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं, चुटकटा। और ये थोड़ा अजीब सी बात है ना। ठीक है, कि जो पति मर गया उसी के घर में नया वाला पति आ गया अब रहने के लिए। ठीक, तो फिर क्या है, प्रतीकात्मक रूप से ना उसकी चुटिया काट देते थे, अबे ये कौन है, चुटकटा, जैसे होता है ना गांव में चिढ़ाने के लिए ना, ये ठीक है, चिढ़ाते नहीं ऐसे, बस ऐसे चुटकटा ना, ये आ गया चुटकटा आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से, तो देखो चुटकुटा जो विवाह होता था ना, तो यानी कि अपने आप में, ठीक है, अजीब सा विवाह है ना, अजीब सा भी नहीं बोले, मतलब ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस बी का भी तो कोई पिता होगा ना, क्या उसको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे बेटे की जगह मेरे घर में मेरे बहू का पति कोई और बन रहा है, अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा ना।
बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब लग रहा होगा, ठीक है, कि अब मेरे बेटे की जगह कोई और ले रहा है बाहर का आदमी। तो इसलिए क्या करता है कि एक भोज दिया जाता है, ठीक है, जब विवाह होता है एक भोज दिया जाता है। तो ये क्या करता है, मेहमानों पे ना, यहाँ मेरी मौसी घाम लगी और तुम यहाँ है ना, यहाँ शादी में आ रखे तुम सब लोग है ना, ठीक है, तो उन पे क्या मारता, डंडा मारता हो। कौन मारता डंडा, ये लड़की का पिता जो मर गया, ठीक है, और तुम्हें यहाँ बढ़िया से भोज करने आ रखे, मेहमान बन के आ रखे ना, ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, उनपे डंडे मारता है। तो इस प्रकार की भोज को बोलते हैं लठ भरवा भोज। क्या कहा जाता है, लठ भरवा भोज कहा जाता है। हालांकि ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे, पर मैं एक बात की बात बोल रहा ना, कुछ ऐसे ही तो होगा ना, है ना, कुछ ऐसे ही होगा, नहीं तो लठ भरवा भोज का मतलब क्या है। तो अब तो खैर सच में नहीं मारेगा, पर मान लो अगर ऐसा विवाह होता है तो थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से ना, ले भाई अब तो मनोरंजन का साधन हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो देखो इसके बोलते हैं लठ भरवा भोज। तो जो चुटकटा विवाह होता है, चुटकटा विवाह में क्या होता है आपका, महिला के ससुर द्वारा क्या दिया जाता है, लठ भरवा भोज दिया जाता है, यानी आगे खाना होगा और पीछे क्या होगा, डंडा होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक, चलिए। तो देखो इसके हिसाब से थारुओं में बदला विवाह और 3 टिकट ही प्रथा हो जाएगा, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। साली पुली निम्नलिखित में से भोटिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या है, साली पुली क्या है, आभूषण है, ठीक है, तो ध्यान रखना साली पुली क्या होता है, भोटियों में आभूषण होता है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, पिथौरागढ़ की जो जोहारी जनजाति है उसका अपना आर्ट एंड कल्चर है, थोड़ा सा बाकी पार्ट से क्या थोड़ा सा अलग है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, अपना आभूषण है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जो जोहारी जनजाति है, जोहारी जनजाति में आभूषण को क्या कहा जाता है, आभूषण को क्या कहा जाता है, जोहारी जनजाति में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं, हथकान, भूल गए आप लोग हैं, क्या कहा जाता है, हथकान कहा जाता है। तो जोहारी जनजाति में आभूषण को ये लोग क्या बोलते हैं, हथकान कहते हैं। हमारे राज्य में कई प्रकार के आभूषण क्या है, प्रचलित है। जैसे आप बताओ, कान में पहने जाने वाले आभूषण कितनी बार बता चुका हूं मैं, कौन कौन से कान में पहने जाने वाले आभूषण है, कौन कौन से है, मुरखली हो गया, और झुपझुपी हो गया, है बुजनी हो गया, मुर्की हो गया, और उतरौली, जलकंछौ, और भी है, कर्णफुली, कर्णफूल, हाँ ठीक है, कर्णफूल, ठीक है, और नाक में पहने जाने वाले आभूषण फुल्ली, ठीक है गुलाब, अच्छा बुलाक, ठीक है, बुलाक हो गया, ठीक है, और बिड़ हो गया, बिड़ कौन पहनता है, हाँ भोटिया जनजाति, ठीक है, कहाँ की, जोहारी जनजाति वाली, ठीक है। और इसके अलावा नथ हो गया, ठीक, कहाँ की नथ प्रचलित है, फेमस है, टेरी की नथ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गले में पहने जाने वाले आभूषण, गलो, हाँ गलोबंद, ठीक है, या गलबंद, ठीक है। चवन्नी माला, चवन्नी माला को ही एक और नाम से क्या कहते हैं हम, चवन्नी माला को ही और क्या कहा जाता है क्या, नहीं चंद्रौली नहीं, चवन्नी माला को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमील, ठीक है, हमील कहते हैं, ठीक है। और तिलहरी है ना, ठीक है, तिलहरी कौन पहनता है, नेपाली महिलाएं, आजकल तो सब पहन रही है, फैशन आ गया आजकल, है ना, ठीक है। और इसके अलावा और भी है कोई, चंद्रोली है, क्या लौकी, अच्छा लॉकेट, ठीक है, लॉकेट, ठीक है, हाँ, और है हंसुली हो गया, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा सिर पे पहने जाने वाले आभूषण है, शीश फूल, मांग टीका, और भी है कोई, बिंदी और है चूड़ामणि अच्छा अच्छा, ठीक है। पाँव में पहने जाने वाले आभूषण, पैर में है अमृति तार, पौंटा, पौंची नहीं, पौंची हाथ की हो जाएगी, कंडवा हो जाएगा, पौंटा हो जाएगा, झांवर हो जाएगा, पैजाम हो जाएगा, पुलिया हो जाएगा, घिनाल हो जाएगा, और भी कोई, अमृति तार हो जाए, कितनी बार बोले है ना आपने बोल दिया था ना,
आपकी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। और हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है, पौछी हो गया, और हाँ क्या, फाक हो गया, गोखले, बाजूबंद, है ना। तो ये हाथ में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पे आ जाओ। जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में कौन सा मेला होता है? थल मेला होता है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार जो है 1940 में जलियांवाला बाग के दिन या दिवस की स्मृति में जो है यहाँ पे क्या लगा था? मेला लगा था। तब से जो है एक परंपरा बनी गई थी, और तब से यहाँ पे क्या होता है? मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलो जी, तो ये ध्यान रखना है। कब होता है, कितनी तारीख को होता है थल मेला? 13 अप्रैल को होता है ना। और शुरुआत कब से हुई? 13 अप्रैल 1940, जलियांवाला बाग की स्मृति में, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा बाकी जौलजीबी मेले की बात करें तो जौलजीबी मेला कहाँ पे लगता है? काली और गोरी के संगम में लगता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत जो है 1914 में अस्कोट के पाल शासक कौन? गजेंद्र बहादुर पाल हो जाएगा। गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा इस मेले की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और ये हमारे राज्य का एक प्रमुख क्या है? व्यापारिक मेला है, ठीक है। ताकि सर्दियों में जो भूटिया जनजाति है वो नीचे वाले इलाकों में क्या करे? व्यापार करे, ठीक है। तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी 1914 में। बाकी सोमेश्वर मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, हाँ, सोमनाथ में लगता है, हाँ, हाँ, सोम है ना। कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, चंपावत में, या अल्मोड़ा में? चलो कमेंट करके आप लोग भेजेंगे, ठीक है, कहाँ लगता है ये मेला, ठीक। चलिए जी, अब मुझे ये बताओ, देखो पिथौरागढ़ की बात चल रही है, तो पिथौरागढ़ में आप बताओ कौन कौन से मेले लगते हैं? टोकरिया मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है टोकरिया मेला। और कौन कौन से मेला? बहुत सारे मेले हैं, जैसे मल्लिकार्जुन मेला हो जाएगा, मल्लिकार्जुन मेला, ठीक है। इसके अलावा व्यास ऋषि मेला, इसके अलावा गबला शिव मेला, ठीक है। गबला शिव मेला भी आपका कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। इसके अलावा चौपकिया मेला, चौपकिया मेला, ठीक है। चौपकिया मेला भी कहाँ लगेगा आपका? पिथौरागढ़ में लगता है। इसके अलावा गंगावली महोत्सव, गंगावली महोत्सव कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। मल्लिकार्जुन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मोस्ट मानो ये भी कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में हो जाएगा, ठीक है। बाकी बौरानी मेला कहाँ लगता है? बौरानी मेला पिथौरागढ़ में ही लगता है, ठीक है। चलो जी, तो ये कुछ मेले थे। और कंदरा मेला, एक और याद रखोगे, कंदरा मेला, ये भी कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के प्रमुख मेले हो गए। अगले पृष्ठ पे आ जाओ। जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला उत्सव कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, दुबड़ी उत्सव जो है ये जौनसार क्षेत्र का क्या है? वर्ष का पहला त्योहार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कुछ मेले और हैं। सबसे पहले देखो चौपकिया मेला, अभी बताएं पिथौरागढ़। एका दो, वैसे एक में ही मिल रहा है, खत्म हो गया वैसे प्रश्न तो, है ना, ठीक है। कालिदास मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। हरियाली मेला आपका नैनीताल में, और गिंदी मेला आपका कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, बताओ कौन कौन से है? डियर पार्क है, ब्राइट एवं कॉर्नर ये भी है, सिमतोल और मारतोला ये भी है, मोहन जोशी पार्क, तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, और मालसी डियर पार्क, देहरादून जू, बटरफ्लाई पार्क कहां पर है? लच्छीवाला में है, ठीक है। बुरांस पार्क है, बुरांस गार्डन, ये देश का पहला क्या है? बुरांस गार्डन है, ठीक है। ये कहां पे आपका? मुंशियारी में है। चलो जी, अगला प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो की गई है गवर्नर थॉमसन के द्वारा की गई। ध्यान रखना, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से और 1854 के बीच में इस नहर का क्या हुआ था? निर्माण किया गया था।
और 1983 में, ठीक है, इसका क्या किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, ठीक है, 1983, ठीक है, 1983 में इसका क्या किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। और इसके अलावा उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया था, है किसने, काटले ने, नहीं काटले ने नहीं, किसने, उस टाइम पे भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी वाइसरॉय, हाँ, इसी टाइम पे थे ना, नहीं थे, थे या नहीं थे, डलहौजी कब से लेकर कब तक भारत के वाइसरॉय रहे। अब ऊपरी गंगा नहर कोई छोटी नहर थोड़ी है, बहुत बड़ी नहर है, बहुत बड़ी नहर है ना, आज भी बहुत बड़ी है, ऐसे मत समझो उसी टाइम पे बड़ी थी, आज भी बहुत बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी नहरों में से एक है, ठीक है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है, कौन था, लॉर्ड डलहौजी, 48 से 56 के बीच में रहा था शायद ना, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले देखो, मनेरी भाली परियोजना किस पे है, भागीरथी नदी पर। करमोली या किरमोली जल विद्युत परियोजना, जाड़गंगा। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, खत्म हो गया प्रश्न, ठीक है। चलो जी, जखोल सांकरी परियोजना सुपी नदी, और छिपरो परियोजना आपकी टोंस नदी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में मौसम आपदाओं के पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य में कौन सा डॉपलर रडार स्थापित किया गया है, कौन सा किया गया है। देखो, क्या मुक्तेश्वर में है, बिल्कुल है। शेर का डांडा नहीं है, शेर का डांडा में नहीं है। सुरकंडा में है, टिहरी बिल्कुल है, ठीक है। लैंसडाउन में है। तो 1 3 4, 1 3 4 है कहीं, ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपदा की बात चल रही है तो हाल में ही राज्य सरकार ने जैसे भूकंप है ना, भूकंप, तो भूकंप से लोग क्या रहे, थोड़ा सा पहले ही तैयार रहे, यानी एक तरीके से वार्निंग दी जाएगी। उसके लिए सरकार ने एक ऐप डेवलप की है, उस ऐप का नाम क्या है भूदेव ऐप है, उसका नाम क्या है, भूदेव ऐप है। ध्यान रखना है, इस ऐप के बारे में याद रखना। तो इसमें ना पहले ही मैसेज आ जाएगा, 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले पहले वार्निंग है कि इस क्षेत्र में क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखो। अगला प्रश्न, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए, तो कौन सा है, ये तो आपका उत्तराखंड ही होगा, सामान्य सी बात है। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 136, ठीक है, कितनी है, 136। देखो, नदियों की लंबाई की बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी। और काली नदी की लंबाई कितनी है, 200 है 56, 252, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी, और भागीरथी की लंबाई बताओ, 205 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे, हाँ बताओ, तीसरे नंबर पे पश्चिमी रामगंगा नहीं, अलकनंदा, ठीक है, तीसरी हो जाएगी आपकी अलकनंदा। और अलकनंदा की लंबाई है कितनी, 195। उसके बाद अगली सबसे लंबी नदी बताओ, कोसी, और कोसी की लंबाई कितनी है 168, 168। उसके बाद कोसी के बाद बताओ पश्चिमी रामगंगा, और पश्चिमी रामगंगा की कितनी है 155 किलोमीटर। उसके बाद बताओ है टोन्स, टोन्स नदी की कितनी है 148। उसके बाद है, उसके बाद सरयू 146, ठीक। उसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, यमुना, यमुना की कितनी हो जाएगी 136 हो जाएगी। फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। एक क्रम याद होना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा प्रश्न बनाएगा तो इनका सीक्वेंस वो बिगाड़ देगा, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं पूछेगा जैसे मैंने यहाँ पे पूछा ना, ठीक है। इस प्रश्न को देने का मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मेरे को केवल आपको ये पूछना है ना, उद्देश्य ये था कि ये सारी चीजें ये सब आपको पता होना चाहिए इसके साथ जो ये चीजें, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे कैसे भी बना सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या उन्हीं को क्या कर दिया, जिगजैग कर दिया,
ठीक है, तो कैसे भी आपका यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा देखो राज्य की इंपॉर्टेंट नदी गंगा भी है, तो गंगा की लंबाई भी याद रखोगे कितना, 96 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तालेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों का संबंध किन पौरव शासकों से है, कूट के आधार पे सही विकल्प आपको चूज करना है। पहली बात तो यह है कि जो तालेश्वर ताम्र अभिलेख है, कौन सा है, तालेश्वर जो ताम्र अभिलेख है, ये कहां प्राप्त हुआ है, तालेश्वर ताम्र अभिलेख अल्मोड़ा में प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो ध्यान रखना, जो तालेश्वर ताम्र अभिलेख है इसकी खोज अल्मोड़ा में हुई, और कब हुई थी, 1915 में हुई थी। 1915 ईस्वी में इसकी क्या होती है, खोज होती है। इस अभिलेख से हमें जिस वंश की जानकारी मिलती है वो मिलती है आपकी कौन सा, वो मिलती है पौरव वंश। और जो पौरव वंश था, ठीक है, ये किस राज्य, बंद हो गया, चलो जी। तो जो तालेश्वर ताम्र अभिलेख है, यह देखो उस टाइम पे कौन सा राज्य हुआ करता था, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर का कौन सा वंश, पौरव वंश। उस टाइम पे उत्तराखंड का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था कौन सा, ब्रह्मपुर। और उसी में शासन करने वाली जो शक्ति थी उसका नाम क्या था, पौरव वंश। ठीक है, अब इस तालेश्वर ताम्र अभिलेख में पौरव वंश की जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक तो आपका द्वितीय वर्मन है और दूसरा कौन सा आपका विष्णुवर्मन द्वितीय है, ये याद रखना है। इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था, पौरव वंश का संस्थापक तो ये था आपका विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन कौन, फर्स्ट। ठीक है, और पौरव वंश के कुल 5 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये 5 राजा कौन है, देखो 4 तो यही है और 5वां आपका विष्णुवर्मन फर्स्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सेकंड लिखा है। ठीक है, तो ये विष्णुवर्मन क्या है, तो ये इसका क्या था, संस्थापक था। ठीक है, चले जी। इसके अलावा देखो इसमें आपको 4 नगर को भी, 4 नगरों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। 4 नगर किसमें, तालेश्वर ताम्र अभिलेख में। एक तो आपका दीपपुरी हो जाएगा, दीपपुरी हो जाएगा, एक है कार्तिकेयपुर, एक हो जाएगा आपका कार्तिकेयपुर, एक हो जाएगा आपका ठीक है, एक हो जाएगा आपका यम्बपुर, और एक हो जाएगा आपका लास्ट कौन सा है, ब्रह्मपुर। ठीक है, चलो जी, इतनी बात आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ये ताम्र अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और लिपि कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न, राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराया, कौन सी नदी है, हाँ यमुना। ठीक है, तो यमुना आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इस वंश की बात करें तो यह था युग शैल का गोत्रीय वंश। क्या बोलेंगे, युग शैल का गोत्रीय वंश का राजा था, गोत्रीय वंश का क्या था, राजा था। तो इसने यमुना के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, और इसने एक यज्ञ वेदिका का भी क्या कराया, निर्माण कराया। ठीक है, कहां पे कराया था, देहरादून के कहां पर, हाँ बाड़ा वाला जगत ग्राम। ठीक है, बाड़ा वाला। ठीक, ये याद रखोगे। स्विच ऑफ तो नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कत्यूरी प्रशासन के अधिकारी तथा उनके उपनाम में कौन सा सुमिलित नहीं है, सबसे पहले सौदा भंगाधिकृत, राज्य के निर्माणों की रूपरेखा तैयार करने वाला, यानी एक तरीके से राज्य का आर्किटेक्ट हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दुस्साध्य साधनिक, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपचारिक या पटकोषचारिक, भू अभिलेख अधिकारी, जैसे आजकल वर्तमान में क्या होता है, पटवारी होता है, या आपका क्या होता है, लेखपाल होता है, बस ऐसे ही आपका ये उपचारिक ये होता था, ये भी ठीक है। क्षेत्रपाल, ये वन रक्षक नहीं, क्षेत्रपाल क्या होता था, हाँ ये क्या होता था, क्षेत्रपाल सीमाओं का नहीं, क्षेत्रपाल होता था कृषि उन्नति। ठीक है, कृषि की उन्नति से संबंधित जो अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, या खेतों की रक्षा करने वाला,
या कृषि को और कृषि की पैदावार कैसे और किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, या खेतों की सुरक्षा करनी हो, ठीक है, तो ये होता था आपका क्षेत्रपाल। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? भूदेव ने कराया था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? भूदेव ने कराया। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा? है ना, तो देखो ब्रह्मपुर भी था, शत्रुघ्न भी था और आपका गोविशाण। तो उपयुक्त आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये जानकारी हमें किससे मिलती है, कहां से प्राप्त होती है कि हर्ष के बाद जो है उत्तराखंड इन राज्यों में डिवाइड हो गया है? वेनसांग का किससे? यात्रा वृत्तांत। कौन सा था वेनसांग का यात्रा वृत्तांत? है वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था वो कौन सा था? हाँ, CUK। ठीक है, CUK था। ठीक, इसी यात्रा वृत्तांत में ये बताता है कि ये इनमें बांटा। इसके अलावा इसने ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में एक राज्य और बताया, और उस राज्य का नाम क्या था? सुवर्ण गोत्र। उसका नाम क्या था? सुवर्ण गोत्र। अब ये सुवर्ण गोत्र जो राज्य हुआ करता था, ये एक स्त्री राज्य हुआ करता था। स्त्री राज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे शासन किसका हुआ करता था? महिलाओं का शासन हुआ करता था। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी। क्या ए का 4 मिल रहा है कहीं? ए का 4 केवल बी में मिला, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? यशोधर मठवाल को कहा जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर तो चक्रधर जुयाल, है ना। तिलाड़ी कांड में जो लोग इकट्ठा हो रखे थे राजा के अगेंस्ट, इसने क्या कर दिया? सब पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की उपाधि किसे मिली? तो ये कमला रावत को मिली। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि का गठन 1906 ईस्वी में। ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से हल्द्वानी में स्थित स्थान है कौन सा है? फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, बिल्कुल है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहां पर है आपका? हल्द्वानी में। ठीक है, और वही भारतीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, IGNFA है, देहरादून में है। ठीक है, FRI के अंदर। और कैसफॉस सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, कैसफॉस सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। जो उत्तराखंड के वन अधिकारी होते हैं, वन अधिकारी, उनकी ट्रेनिंग एकेडमी, उनका कहाँ होता है ट्रेनिंग? उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? नहीं, नैनीताल में ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पे आपके फॉरेस्ट गार्डों की ट्रेनिंग होती है या वन दरोगा वालों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर ट्रेनिंग होनी हो रेंजर की या ACF की, तब कहाँ होगी? है FRI के अंदर ही पड़ता है आपका कैसफॉस। ठीक है, भारत में ऐसे ही 3 या 4 इंस्टीट्यूट है जहां पे सभी राज्यों के जो स्टेट सर्विस के जो क्या होते हैं, स्टेट वन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हीं को कैसफॉस कहा जाता है। तो ये आपका मुंबई में मिल जाएगा, आपको एक कर्नाटक उधर की तरफ मिल जाएगा, एक आपका हमारा देहरादून में ही हो जाएगा FRI के अंदर। ठीक है, लेकिन जब IFS की बात करोगे यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो फिर केवल और केवल कौन सा हो जाएगा? है कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, NG क्या बोलेंगे, INGFA। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये कहां पर है? देहरादून में। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज कहां है? ये भी कहां पर है? तो हल्द्वानी में हो जाएगा। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये भी हल्द्वानी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी का संबंध, मनोहर श्याम जोशी का संबंध किससे है? मनोहर श्याम जोशी का संबंध बताओ, किस जिले से पढ़ते हैं? अल्मोड़ा से हो जाएंगे। ठीक है, कहां से हो जाएंगे? अल्मोड़ा से हो जाएंगे। अगला प्रश्न, काशीपुर के राजा गुमान सिंह के कवि कौन थे? गुमानी पंत, इन्होंने इनको गुमानी की उपाधि दी थी, है ना। और इसके अलावा एक व्यक्ति है जॉर्ज गियर्सन, ये इनको क्या मानते हैं? कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। ठीक, बाकी देखो तारादत्त गैरोला, विद्यासागर नौटियाल,
के बारे में हम बार बार कर चुके हैं। राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, कौन है? हैं? राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री है भुवनचंद्र खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, वो भी हैं, दोनों एक साथ बने, हाँ वो भी है कि हाँ हाँ ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, भुवनचंद्र खंडूड़ी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगर सिंपली आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका आंसर होगा कौन थे, तब हो जाएगा आपका नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली दूसरा आता है तो कौन हो जाएगा? भगत सिंह कोश्यारी हो जाएगा। अगर तीसरा आ गया, अब क्योंकि जब तीसरा मुख्यमंत्री आएगा तो तब आएगा जब पहली बार चुनाव होंगे हमारे राज्य में। 2002 में हमारे राज्य में क्या होते हैं? पहली विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। तो पहली बार मुख्यमंत्री हमारी उत्तराखंड से चुन के आ रहा, हालांकि चुने तो पहले भी थे, लेकिन पहले तो केवल काम चलाने के लिए बनाए थे ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों से यहाँ विधानसभा बनी थी, लेकिन पहली बार हमारे उत्तराखंड में चुनाव हुआ, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? निर्वाचित, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो कौन हो जाएंगे? फिर आपके एनडी तिवारी हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल रही, फिर 2007 में चुनाव हुआ, तो इस टाइम पे बीजेपी जीती, और अब बीजेपी ने किसको बनाया? भुवनचंद्र खंडूड़ी को बनाया। हालांकि नंबर में चौथे नंबर के हैं, लेकिन निर्वाचित में दूसरे नंबर के हो जाएंगे, भुवनचंद्र खंडूड़ी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट निर्वाचित। ठीक है, तो सेकंड आपके ये वाले हो जाएंगे। भुवनचंद्र खंडूड़ी के बाद कौन बने? भुवनचंद्र खंडूड़ी के बाद रमेश निशंक पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल हो जाएंगे। फिर उसके बाद भुवनचंद्र खंडूड़ी बने। ठीक है, फिर चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, कौन बने? विजय बहुगुणा। ये अगले हो जाएंगे, देखो 4, ये 5वें हो जाएंगे, छठे। ठीक है, विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा को हटाया किसने? हरीश रावत ने। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बने? फिर बीजेपी जीती तो टीएस रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन बना? तीरथ सिंह रावत बने। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे कौन है? धामी ही चल रहा है तब से, है ना। ठीक है, चलो जी, तो इसने हमारा ज्यादा मुख्यमंत्री याद करने के लिए नहीं बढ़ाया ना, नहीं तो यहाँ एक एक 2 2 साल ही चलते हमारे मुख्यमंत्री, है ना। ये थोड़ा बच्चों का ध्यान नहीं रखते ना, कितने मुख्यमंत्री याद करेंगे, है ना, खुद तो एक एक साल में। अब ठीक है, अब थोड़ा लंबा चल रहा है, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, हमारे राज्य में केवल और केवल एक ही मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, एनडी तिवारी। मात्र सोचो, है कितनी बड़ी विडंबना है हमारे राज्य की, नहीं है, एक ही मुख्यमंत्री हुआ है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, अभी तक एक ने भी नहीं किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके लक्षण दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना। ठीक है, हाँ, तो इसके आ रहे हैं धीरे धीरे, पर भरोसा नहीं ना, बात तक क्या हो जाता है। ठीक है, पर लगता है कि ये कर लेगा अपना कार्यकाल पूरा, है ना। ठीक है, वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लगभग लगभग 4 साल पूरे कर लिए थे। ठीक है, तब तो सभी बोले इसको हटाओ हटाओ, हटा ही नहीं रहे थे, तो तब लास्ट में हटाना ही पड़ा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो, अब हमारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों का हमें संबंध निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ, हरि सिंह थापा किस जनपद से संबंधित है? हरि सिंह थापा ये पिथौरागढ़ से संबंधित है, तो देखो ए का 4 मिल रहा है, कहीं केवल एक ही मिला। देखो, फयाज अहमद अंसारी उधम सिंह नगर से, अभिनव बिंद्रा देहरादून से हो जाएंगे, और जसपाल राणा कहां से हो जाएंगे? टेरी से हो जाएंगे। दूसरी बात, एक तो ये आ गया कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमारा ये बन जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। हरि सिंह थापा की बात करें, किससे संबंधित है? हैं? किससे है? बॉक्सिंग या भारोत्तोलन से? किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से? हाँ, अब ये बॉक्सिंग से है, भारोत्तोलन से है? किससे है बताओ, किससे है? बॉक्सिंग से, या इसी को क्या बोलते हैं? मुक्केबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएंगे हरि सिंह थापा। वहीं फयाज अहमद अंसारी ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है फयाज अहमद अंसारी? बॉक्सिंग से। अब बॉक्सिंग ही पड़ेगी यहां से, अब है ना। हाँ, बॉक्सिंग बोला तो है। चलो जी, किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है?
अभिनव बिंद्रा शूटिंग से है, निशानेबाज शूटिंग। और हमारे जसपाल राणा ये भी शूटिंग से ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वंदना कटारिया है हॉकी से है। स्नेहा राणा, हाँ बताओ। स्नेहा राणा जरूर पेपर में पूछ सकता है, क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। स्नेहा राणा अभी वर्ल्ड कप जीता ना, हमारी महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। स्नेहा राणा, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं। स्नेहा राणा कहाँ से, ये क्या बोलते हैं, किस खेल से संबंधित है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईडीपीएल कहाँ है, ऋषिकेश में हो जाएगा, ठीक है। आईडीपीएल कहाँ हो जाएगा आपका, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत एकेडमी ऋषिकेश के संस्थापक कौन है, स्वामी शिवानंद हो जाएंगे। अनिल जोशी किसके संस्थापक हैं, किसके संस्थापक है अनिल जोशी, हेस्को। बाबा रामदेव पतंजलि के, है ना, ठीक है। चलो जी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक बताओ, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार, सबसे कम हो जाएगा आपका हरिद्वार हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। वहीं अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कितनी है, 73.9% हो जाएगा। इसमें से देखो मेल का अलग देख लेंगे हम और फीमेल का अलग देखेंगे। मेल का प्रतिशत कितना है, हाँ 83.8%। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना है, ना 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 62.5% हो जाएगा, ठीक है। वहीं एससी की बात करें तो एससी का कितना है, हाँ एससी का है 74.4% हो जाएगा, ठीक। इधर भी हम मेल और इधर हम क्या देख लेते हैं, फीमेल। मेल का प्रतिशत है 84.3% और फीमेल का 64% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एससी का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया जाएगा, कहां कहां किया जाएगा, देहरादून में ही किया जाएगा, है ना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में जो सारथी योजना है, ध्यान रखना, ये किसने चलाई गई है, तो राज्य की जो महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं और जो चाहते हैं कि हमारा सशक्तिकरण हो, हम भी पैसा कमाए, है ना। तो एक सेक्टर ऐसा है जहां अभी तक महिलाओं की भूमिका बहुत कम क्या है ही नहीं, ना के बराबर है। वो कौन सा आपका वाहन ना, ड्राइविंग वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि चलो अब महिलाओं को भी ड्राइवर बना लेते हैं ना, ठीक है। तो 8 मार्च 2025 में सरकार के द्वारा एक योजना घोषित की गई, उसका नाम था महिला सारथी योजना हो जाएगा। इसके तहत महिलाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित वाहन, ठीक है, चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा इनको जो है वाहन जो है सब्सिडी में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुक्कुट विकास हेतु राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र निम्न में से किस स्थान पर नहीं है, तो ध्यान रखना, पशुलोक में भी है, विण में भी है और हवाला बाग में भी है, तो काशीपुर में नहीं है। लेकिन काशीपुर में एक चीज है, वो क्या है, सुकर प्रक्षेत्र। क्या है, सुकर जानते हैं, नहीं जानते, सुअर तो जानते होंगे, है ना, सुअर भी नहीं जानते चलो, तो ये आपका सुकर प्रक्षेत्र, तो उन्होंने सोचा सुअर बोलना ठीक नहीं लग रहा ना, तो उन्होंने वहां क डाल दिया, ठीक है, सुकर प्रक्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कहां पर है, काशीपुर में है और एक ऋषिकेश के पशुलोक में है, ठीक है। ये है सुकर प्रक्षेत्र। चल अगला प्रश्न, निम्न शहरों को उनके पौराणिक प्राचीन नाम से आपको सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओडाथली, कौसानी का पुराना नाम बलना, बड़कोट का ना तिक्सेन नहीं, राजगढ़ी हो जाएगा और मुंशारी का तिक्सेन हो जाएगा। ए का तीन, बी का एक खत्म प्रश्न, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी कालसी का पुराना नाम है सुधनगर और कलकूट। देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर। गोपेश्वर का पुराना नाम चमोली का लाल सांगा। रुद्रप्रयाग का
पीला सांगा अच्छा पनाड़, पीला सांगा मत बोल देना, है ना। ठीक है, और इसके अलावा और कौन छोड़ गया? देवप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, ठीक है, तो ये आपकी क्या है। और वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? है मोयुला, ठीक है, चलो जी मोयुला कहा था। किन्हें सालम का शेर कहा जाता है? सालम का शेर, राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है। कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन, हाँ, चलो, एक राम सिंह आजाद, श्रीधर किमोठी, हर्षदेव ओली, हर्षदेव जोशी। है, किसे कहा जाता है? हाँ हर्षदेव, ठीक है, हर्षदेव को ही कहा जाता है, ठीक है। चलो, देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से मिलती है? हाँ, वहां देख के नहीं बताना है। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ। पहले पहले देहरादून खोजना तो आ जाए। बस देहरादून ही नहीं मिल रहा है ना। हाँ, तो बताओ, देहरादून जो है 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री क्या करता है? साझा करता है, ठीक है। एक आपका उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। जनपदों में बात करें तो जनपद कौन कौन से हो जाएंगे? जनपद नहीं, राज्य, कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल के साथ, ठीक है। तो 2 आपकी क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 75 का क्या था? उत्तराखंड का सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।